Srivastava congratulations for making a wonderful film on your father's creation. Through this film, capturing the art, history, and depth of cinematography is very valuable. In this film, your work not only showcase technical brilliance. Color processing is very critical and complicated to understand. I wishing you great success for this film. General audience may not know the color processing, but they will enjoy. सहेजना और संरक्षित करना। हमारी प्रवृत्ति में बहुत कम है। इसी प्रवृत्ति के कारण हमने बहुत सी भारतीय प्रतिभाओं द्वारा किए गए कार्यों का दस्तावेजीकरण नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतरीन तकनीकी विशेषज्ञ, फिल्मकार, सिनेमेटोग्राफर, चित्रकार, संगीतज्ञ, लेखक आदि गुमनामी में खो गए। अनेक प्रतिभाशाली और रचनात्मक व्यक्तियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को हाशिए में ढकेल दिया गया। आज हम जिस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, उनका आधार पुराने समय में किए गए आविष्कार ही तो हैं। कुछ लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। वे कहते हैं कि ये वर्तमान से ध्यान भटकाता है, जबकि कल का पहलू गहरे रहस्यों का महासागर है। भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद तो हो गया था, लेकिन उसके बाद आज़ादी के पंछी को जैसी उड़ान भरनी थी, वैसी उड़ान वो नहीं भर पा रहा था, क्योंकि विभाजन के दंश, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और सामाजिक बुराइयों के धागों के जाल उसके पंजों से लिपटे थे। लोगों ने अंग्रेजों के भारत छोड़ने को ही आज़ादी समझ लिया था। ब्रिटिशर्स के जाते ही उनकी साहब वाली संस्कृति को भारतीय प्रशासन ने आत्मसात कर लिया था। इसी प्रवृत्ति का अधिकतर राजनेताओं और ताकतवर लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। इस कारण जिस तेजी से देश का विकास होना था, उसकी रफ्तार में कमी आ गई। विदेश में रंगीन फिल्मों के निर्माण के बाद भी भारत में रंगीन फिल्मों का निर्माण पूर्ण रूप से बहुत समय के बाद प्रारंभ हुआ। 1960 के बाद भारत में रंगीन फिल्में बनना प्रारंभ हुई। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। 1960 से 1965 के मध्य में ऐसा भी हुआ है कि जिन निर्माताओं के पास फिल्म निर्माण की लागत पर्याप्त नहीं थी, उन्होंने उस समय भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का निर्माण किया। बंदनी, भरोसा, दोस्ती, दिल अपना और प्रीत पराई और हकीकत आदि बहुत सी ऐसी सुपरहिट फिल्में हैं जिनका इसी दौर में निर्माण हुआ। भारत में रंगीन फिल्मों के निर्माण में विलंब का प्रमुख कारण स्वदेशी तकनीक का न होना, अत्यधिक लागत होना, निर्णायक अक्षमता की वजह से वैश्विक व्यापार और तकनीकी आदान प्रदान पर्याप्त न होने के कारण देश का विकास पिछड़ता गया। भारत में प्रथम रंगीन फिल्म किसान कन्या सन 1937 में बनी थी। फिल्म को इंपीरियल फिल्म कंपनी द्वारा आयातित सिने कलर प्रक्रिया का उपयोग करके रंगीन किया गया था। इसके प्रोड्यूसर अदेशिर ईरानी थे। इस प्रक्रिया के अधिकार अदेशिर ईरानी ने एक अमेरिकी कंपनी से प्राप्त किए थे। स्वाभाविक है कि इस प्रक्रिया के संचालन और तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण देने तकनीशियन भी विदेश से ही आए होंगे। किन अर्थों में इसे भारत की प्रथम स्वदेशी रंगीन फिल्म नामित किया गया है? इसका उत्तर आपको ही खोजना है। महान निर्माता और निर्देशक वी शांताराम ने इससे पहले एक मराठी फिल्म सैरंध्री का निर्माण सन 1933 में किया था, जिसके दृश्य रंगीन थे। इस फिल्म को भी जर्मनी में संसाधित और मुद्रित किया गया था। सिने कलर प्रक्रिया से रंगीन फिल्मों का निर्माण करना अत्यंत खर्चीला था। धनी फिल्म निर्माताओं ने प्रयोग या शौक के रूप में 2-4 रंगीन फिल्मों का निर्माण किया। कुछ फिल्म निर्माताओं ने गेवा कलर में 16 mm के कैमरे से अपनी फिल्मों को शूट किया और विदेश भेजकर
35 mm के टेक्निकलर प्रिंट तैयार करवाए। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। पागल अरे पागल प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। क्या भारत में 1949 के बाद रंगीन फिल्म छायांकन की प्रक्रिया विकसित हो चुकी थी? इस प्रश्न का उत्तर इस वृत्त चित्र का अवलोकन करने के बाद ही प्राप्त होगा। इस वृत्त चित्र में घटनाओं का उल्लेख भारत सरकार के दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण पत्रों के आधार पर किया गया है, जिसके कारण लगभग 72-73 वर्ष पहले किए गए कार्य की प्रामाणिकता और मौलिकता दोनों ही सिद्ध हैं। The authenticity of any true incident or research is based on documents. And those documents are very important. In this book, a series of documents have been very well published and put in a very systematic way. And that makes it a very scientific, absolutely scientific document. Because all the documents have been very well researched, put in original. भारत देश के एक राज्य मध्य प्रदेश की संस्कारधानी यानी जबलपुर शहर की इस वास्तविक घटना का कालखंड 1948 से 1955 के मध्य का है। ये वो समय था जब आम जनता बहुत ही सीमित संसाधनों में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। नौजवान युवकों के अपने सपने थे, लेकिन क्या करें, अपने सपनों को कैसे पूरा करें? इसी कालखंड में 18-19 वर्ष का एक युवक यानी स्वामी शरण श्रीवास्तव अपने जीवन के प्रवाह में बहा जा रहा था। गरीबी के परिदृश्य में घर में सब भाई बहनों से बड़े इस युवक पर वो सब जिम्मेदारियां थीं जिन्हें उसे पूरा करना था। प्रकृति हमें जो अवसर और समय देती है, उसमें हमें क्या करना है उसका अधिकार भी हमें सौंप देती है। 1947 के अंत में लगभग 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ जीविका के लिए फोटोग्राफी का कार्य प्रारंभ किया। उसने किसी तरह से सन 1948 में नेशनल आर्ट स्टूडियो जबलपुर से 2 स्टिल कैमरे कोडक और जर्मन कंपनी के खरीदे और फोटोग्राफी के कार्य को आगे बढ़ाया। बस यहीं से उनकी फोटोग्राफी विधा की यात्रा प्रारंभ हो गई। सन 1948-49 के मध्य वे फोटोग्राफी क्षेत्र में पारंगत हो गए। लोगों के स्लाइड फोटोग्राफ बनाकर या सिनेमा थिएटर में एडवर्टाइजिंग स्लाइड बनाकर जब कुछ आय हुई तो उन्होंने इन पैसों से एक सेकेंड हैंड फ्रेंच कंपनी पाथे का फिल्म प्रोजेक्टर लक्ष्मी टॉकीज जबलपुर के मुख्य ऑपरेटर अब्दुल खां फारूकी से 65 रुपए में खरीदा और मूवी शो दिखाना प्रारंभ किया। आगे कुछ आय बढ़ाने के लिए कलेक्टर से टूरिंग सिनेमा के लिए अनुमति मांगी, जो उन्हें नहीं प्राप्त हुई। वो भले ही ये सब कार्य कर रहे थे, लेकिन उनके मस्तिष्क में सन 1947 से ही सिनेमेटोग्राफी की दिशा में बड़ा कार्य करने का विचार आ गया था। इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए दिसंबर 1949 के बाद उन्होंने रंगीन सिनेमा फोटोग्राफी पर अपना महत्वाकांक्षी कार्य प्रारंभ कर दिया और इसी कार्य की श्रृंखला में जबलपुर में ही मूवी कलर्स नामक एक छोटी सी फर्म का निर्माण कर लिया। ये कार्य आसान नहीं था। संसाधनों की कमी, आर्थिक तंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां सामने अवरोध बनकर खड़ी थीं। स्वामी शरण श्रीवास्तव की गहरी मित्रता शांति भाई सोने जी से थी। अपने मित्र द्वारा किए गए कार्यों की पूर्ण जानकारी उन्हें रहती थी। वे अपने मित्र की बहुमुखी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे।
कहा जाता है कि मित्रता की परीक्षा विपत्ति में दी गई मदद से होती है और वो मदद बिना शर्त होनी चाहिए। जब शांति भाई सोने जी ने देखा कि उनका मित्र रंगीन सिनेमा फोटोग्राफी में सफल परिणामों को सामने ला रहा है, तो उन्होंने आर्थिक रूप से इस परियोजना के लिए सहायता करना प्रारंभ किया और मित्र के इस आविष्कार कार्य को आगे बढ़ाने की ठान ली। ये वही जगह है जहाँ पे श्री स्वामी शरण श्रीवास्तव एंड मेरे दादाजी श्री शांति भाई सोने जी दोनों यहाँ बैठ के कलर सिनेमा का प्रोसेस डिस्कस करते थे कि फिल्मी जगत में कुछ नया दिया जाए। आज भी मेरे पापा श्री प्रवीण भाई सोने जी आज बताते हैं कि मेरे दादाजी और उनके दोस्त मिस्टर स्वामी शरण श्रीवास्तव जी दोनों यहाँ बैठा करते थे। स्वामी शरण श्रीवास्तव को इस परियोजना में आने वाली कठिनाइयों की पूर्ण जानकारी थी। किस विशेषज्ञ से संपर्क करना है, परिणामों को कहाँ प्रदर्शित करना है, कौन कौन से तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता पड़ने वाली थी, इन सब समस्याओं का समाधान भी उन्हें ही खोजना था। सीमित संसाधनों में उन्हें रंगीन सिनेमा फोटोग्राफी पर सफल परिणाम देने थे। क्या उनका ये कार्य फिल्म इंडस्ट्री पहुंच पाया? भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक दौर में अधिकतर पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्मों का निर्माण किया जा रहा था, क्योंकि दर्शकों की रुचि इसी प्रकार के सिनेमा देखने में थी। दर्शकों के साथ फिल्म निर्माताओं का भी यही सपना था कि इस प्रकार की फिल्में कलरफुल हों। दर्शक इस प्रकार की फिल्मों में अभिनय करने वाले नायक और नायिका को बहुत सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। इस कालखंड की फिल्मों के सुपरस्टार प्रेम अदीप थे। वास्तव में प्रेम अदीप कश्मीरी पंडित थे। जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो खुद को चंद्रमोहन, उल्लास, सप्रू, जीवन, देवानंद, दिलीप कुमार जैसे संघर्षरत कलाकारों के बीच पाया। उन्हें उस समय राजपूताना फिल्म लिमिटेड की फिल्म रोमांटिक इंडिया में अभिनेत्री नूर जहां के साथ मुख्य भूमिका मिली। उनकी अगली फिल्म प्रतिमा से वे हिट स्टार बन गए। उस समय तक प्रेम अदीप जी भरत मिलाप, राम राज्य, चांद और अनोखी अदा आदि फिल्मों में अभिनय कर चुके थे। ये प्यार की बातें, ये सफर भूल न जाना, दिल छीन के जाते हो किधर भूल न जाना, भूल न जाना। 2 दिन की जिंदगी में कोई क्यों उठाए गम, कोई क्यों उठाए गम। राम राज्य फिल्म से उन्हें भारतीय फिल्म जगत में अमरता प्राप्त हुई। 1943 में महात्मा गांधी द्वारा अपने जीवन में देखी गई ये एकमात्र फिल्म थी। उस समय प्रेम अदीप जी की लोकप्रियता का ये हाल था कि लोग उनके फोटो को घर में लगाकर पूजा करते थे, क्योंकि राम राज्य फिल्म में उन्होंने भगवान राम की जीवंत भूमिका निभाई थी। लक्ष्मण, तुमने लोकमत सुना? सुन लिया आर्य, लेकिन हमें ऐसे लोकमत की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसा न कहो लक्ष्मण, लोकमत से ही राज चलता है, इसलिए राजा को लोकमत की परवाह जरूर करनी चाहिए। उस समय भारत में संपर्क के लिए डाक व्यवस्था थी। जैसे ही जबलपुर के युवक स्वामी शरण द्वारा रंगीन सिनेमा फोटोग्राफी पर सफल परिणामों की जानकारी सुपरस्टार प्रेम अदीप जी को हुई, तब उन्होंने फौरन स्वामी शरण श्रीवास्तव को बंबई में आने का आमंत्रण भेजा। ये आमंत्रण पत्र प्रेम अदीप पिक्चर्स प्रोडक्शन की फिल्म मानो या ना मानो के मुहूर्त के अवसर का था, जो शाह स्टूडियो सांता क्रूज बंबई में होना तय हुआ था। आम जनता के लिए उस समय बंबई जाना एक सपना था। स्वामी शरण श्रीवास्तव ने जैसे तैसे धन का प्रबंध करके और रंगीन सिनेमा फोटोग्राफी पर किए गए कार्य के दस्तावेज और प्रदर्शन सामग्री साथ लेकर रेल के साधारण कोच से बंबई को रवाना हो गए। क्या बंबई में उनकी मुलाकात
सुपरस्टार प्रेम अदीप से हो पाई? जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है, तब स्वामी शरण श्रीवास्तव अपना सामान लेकर कोच से नीचे उतरकर भीड़ में नज़रें दौड़ाते हैं। अचानक उनकी नज़रें उस व्यक्ति पर पड़ती हैं जो शायद कार ड्राइवर था और उनके नाम का लिखा बोर्ड बार बार ऊपर कर रहा था। कुछ क्षणों के बाद उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वो उनको औपचारिक रूप से रिसीव करता है और कुछ दूर पर खड़े व्यक्ति के पास ले जाता है। बेहतरीन स्टाइलिश ड्रेस में सिर पर हैट लगाए इस व्यक्ति का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। पास पहुंचने पर जैसे ही वो व्यक्ति अपना सिर उठाकर उनकी तरफ देखकर पूछता है, आर यू स्वामी शरण? उन्होंने जवाब दिया, यस आई एम स्वामी शरण। इतना कहकर जैसे ही उन्होंने अपनी नजरें सामने खड़े व्यक्ति पर ठहराई तो उनका शरीर जड़वत हो गया। सामने खड़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार प्रेम अदीप थे। प्रेम अदीप साहब 1940 और 50 के दशक का एक बहुत बड़ा नाम थे। उधर स्वामी शरण श्रीवास्तव एक छोटे से शहर से आया हुआ एक अनजाना सा युवक। दोनों में कहीं कोई मेल नहीं, उम्र में भी काफ़ी लंबा फासला। इसके बावजूद उन दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित होना, यही बात अपने आप में काफ़ी रोमांचक है। प्रेम अदीप जी ने स्वामी शरण श्रीवास्तव को होटल के बजाय अपने बंगले में ठहराया और उनका हर प्रकार से ध्यान रखा। उनके इस व्यवहार से उनसे लगभग 15 वर्ष छोटे स्वामी शरण श्रीवास्तव पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू छलक पड़ते थे। उनसे मुलाकात उनके जीवन का वो पहलू था जिसे वे कभी ना भुला पाए। दस्तावेज बताते हैं कि स्वामी शरण श्रीवास्तव साहब के साथ प्रेम अदीप जी के रिश्ते प्रोफेशनल तो थे ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा भावनात्मक भी थे। प्रेम अदीप पिक्चर्स के ऑफिस में स्वामी शरण श्रीवास्तव ने रंगीन सिनेमेटोग्राफी पर किए गए अपने आविष्कार के बारे में प्रेम अदीप जी और फिल्म इंडस्ट्री के विशिष्ट लोगों को विस्तृत जानकारी दी और प्रायोगिक प्रदर्शन करके बताया। वे सभी परिणामों को देखकर स्तब्ध रह गए। प्रेम अदीप जी ने बिना देर किए आपसी सहमति से 30 मई 1951 को एक पत्र तैयार किया। इसमें स्वामी शरण श्रीवास्तव ने अपनी कलर प्रोसेस का प्रथम अधिकार प्रेम अदीप पिक्चर्स बम्बई को उपयोग और वितरण के लिए दिया। त्वरित तैयार किए गए अनुबंध में आगे लिखा गया कि कलर प्रोसेस की खोज और प्रयोग प्रगति के लिए प्रेम अदीप पिक्चर्स अपने सहयोग और सहायता के लिए सभी स्टूडियो और तकनीक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं इस पर आए खर्च का भुगतान करने के लिए उन्हें उपरोक्त अधिकार प्रदान करता हूं। यदि मैं अपना फार्मूला बेचता हूं तो उस पर पहला अधिकार प्रेम अदीप पिक्चर्स का होगा। प्रयोग पूरा होने और सफल होने के बाद उचित नियमों और शर्तों पर एक पक्का समझौता किया जाएगा। मैं ये बात निश्चित तौर से कह सकता हूं कि प्रेम अदीप जी सिनेमा में तकनीक की जरूरत या तकनीक के महत्व को वक्त के अनुसार समझ चुके थे और इसीलिए मेरे ख्याल से स्वामी शरण जी श्रीवास्तव जब अपनी तकनीक को लेकर के रंगीन सिनेमा छायांकन की तकनीक लेकर के उनके पास आए, उन्होंने उसे प्रस्तुत किया, उसे समझाया, तो उसे लेकर के प्रेम अदीप साहब बहुत प्रभावित हुए और उसके परिणाम स्वरूप ही उन्होंने तय किया कि एक एग्रीमेंट उनके साथ किया जाए, जो उन्होंने किया भी, ताकि उनको वो आगे की तकनीकी सहायता प्रदान कर सके अपने काम में। प्रयोग पूरा होने और सफल होने के बाद सहमति और शर्तों के अनुसार 24 सितंबर 1951 में मूवी कलर के प्रोप्राइटर स्वामी शरण श्रीवास्तव और प्रेम अदीप पिक्चर्स फिल्म निर्माता के बीच प्रारंभ किए गए एग्रीमेंट के आधार पर पक्का कानूनी समझौता हुआ। इसमें 3 रंगीन पिक्चर्स बनाने की अनुमति, नेट प्रॉफिट का 10%
प्रेजेंटेशन के लिए तकनीक यंत्र, फिल्टर्स, फिटिंग एडजस्टमेंट और अकाउंट विवरण, कलर प्रोसेस के प्रचार प्रसार के मुद्दे रखे गए। प्रेमदीप साहब टॉकी सिनेमा के शुरुआती दौर में ही फिल्मों में आ गए थे, लेकिन कलर सिनेमा के महत्व को बहुत जल्द समझ गए थे और यही वजह है कि स्वामी शरण श्रीवास्तव जी की सफलताओं को देखते हुए उन्होंने खुद ब खुद उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और हर संभव मदद श्रीवास्तव जी की उन्होंने इस दिशा में की। इसके बाद स्वामी शरण श्रीवास्तव ने फिल्म निर्माताओं के लिए अपनी कलर प्रोसेस से डिमॉन्स्ट्रेशन फिल्म बनाने के लिए प्रेम अदीब पिक्चर से 100 से 200 फीट के नेगेटिव पीस की मांग रखी। जवाब में प्रेम अदीब जी ने दिनांक 13 नवंबर 1951 को एक पत्र लिखा कि यदि आपको तत्काल फिल्म का पिक्चराइजेशन करना है तो मैं आपको 90 रुपये रेट वाली 900 से 1000 फीट की नेगेटिव फिल्म की एक टिन पैकिंग भेज सकता हूं। आपके द्वारा मांगे गए 100 या 200 फीट नेगेटिव टुकड़े को सुरक्षित भेजना संभव न होगा। यदि जल्दी नहीं है तो कुछ समय बाद मैं आपको 50 से 100 फीट का नेगेटिव फिल्म पीस भेज सकता हूं। खुशी की बात यह है कि लक्ष्मी फिल्म प्रोडक्शन आपकी कलर प्रोसेस के द्वारा पानी के अंदर एक सेट लगाकर शूटिंग करने की अनुमति और कोटेशन चाहते हैं। आपसे कोटेशन प्राप्त करने के बाद मैं उनकी प्रतिक्रिया बताऊंगा। दिनांक 19 नवंबर 1951 को मूवी कलर्स के प्रोप्राइटर स्वामी शरण श्रीवास्तव ने प्रेम अदीब पिक्चर्स को भेजे गए पत्र में उनकी कलर प्रोसेस द्वारा 8 रुपये प्रति फुट की दर से 40 कलर प्रिंट निकालने का सुझाव दिया और मूवी कलर्स को भारत में एकमात्र एजेंसी बनाने की शर्त रखी। अन्य पत्रों में एजेंसी की प्रथम अवधि 7 वर्ष और प्रत्येक ऑर्डर पर कमीशन की दर 12.5% का जिक्र किया गया। स्वामी शरण श्रीवास्तव के द्वारा 19 नवंबर 1951 को लिखे गए पत्र को ध्यान में रखते हुए 18 दिसंबर 1951 को प्रेम अदीब जी ने जवाब दिया, जिसमें कुछ शर्तों पर सहमति के साथ मूवी कलर को एजेंसी स्वीकार किया गया था और निर्माताओं की सामर्थ्यता को ध्यान में रखते हुए मूवी कलर्स द्वारा बनाए गए प्रिंटों की संख्या, कीमतों में कमी, कमीशन की दर 12.5%, निर्माताओं से अधिक व्यवसाय करने के बारे में चर्चा कर आपसी सहमति तय की जाए। 100 फीट नेगेटिव और पॉजिटिव भेजने का प्रयास कर रहा हूं। प्रेम अदीब जी से उनके पत्र दिनांक 18 दिसंबर 1951 के जवाब में स्वामी शरण श्रीवास्तव ने दिनांक 23 जनवरी 1952 को ये पत्र लिखा कि भारत में मूवी कलर एकमात्र एजेंसी रहेगी। एजेंसी 7 वर्ष के लिए 12.5% लाभ लेगी। कलर प्रोसेस का प्रचार प्रसार विज्ञापन एजेंट करेंगे एवं ऑर्डर कोटेशन के आधार पर लिए जाएंगे। कार्य पूर्ण न होने पर एजेंट को खर्च वापस किए जाएंगे। एजेंसी को ऑर्डर कैंसिल करने का हक रहेगा। एजेंट वित्तीय लेन देन नहीं करेंगे। सभी सेटलमेंट के बाद भुगतान किए जाएंगे। कस्टमर के चाहने पर एजेंट कलर प्रोसेस की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करेंगे। असंतोष की स्थिति में दोनों पक्ष आपसी समझ से एजेंसी को समाप्त कर सकते हैं। शर्तें सरल हैं, जो व्यापार बढ़ाने की दिशा में दोनों पक्षों के आपसी सहयोग पर आधारित हैं। प्रिंट को कलर देने के लिए अधिकतम शुल्क 4 रुपये प्रति फुट की दर से तय किया गया है, जो आवश्यक परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 100 फीट नेगेटिव फिल्म के डिमॉन्स्ट्रेशन पीस के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जवाब की प्रतीक्षा में। इस पत्र के उत्तर में प्रेम अदीब जी ने दिनांक 28 जनवरी 1952 को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ असहमतियों के साथ 12.5% कमीशन, विज्ञापन, प्रचार प्रदर्शन का खर्च 50-50 साझा करने
और एजेंट कस्टमर की आवश्यकताओं, प्रोप्राइटर्स की कोटेशन के अनुसार ऑर्डर, व्यावसायिक लेन देन, शर्तों, नियमों और अन्य मुद्दों पर विस्तार से वर्णन किया और अंत में लिखा कि 26 दिसंबर 1951 के पत्र के जवाब में आपको बताना चाहता हूं कि 1000 फुट के पॉजिटिव रील के एक टिन की कीमत लगभग 85 रुपये होगी और नेगेटिव रॉ फिल्म के एक टिन की कीमत लगभग 190 रुपये होगी। डेवलपिंग एवं प्रोसेसिंग पर लगभग 25 रुपये का खर्च आएगा। इस पत्र के जवाब में स्वामी शरण श्रीवास्तव ने दिनांक 5 फरवरी को व्यावसायिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जवाब लिखा कि आपके पत्र से ये पता चलता है कि मेरे द्वारा भेजे गए दिनांक 23 जनवरी 1952 के पत्र में एकमात्र एजेंसी की शर्त से आप पूर्णतः सहमत नहीं हैं। आपके द्वारा निर्धारित शर्तें, विशेषकर 3 आने प्रति फुट की दर, प्रथम दृष्टि में हमें अस्वीकृत होगी और बाकी शर्तों पर हम विचार करने में असमर्थ हैं। अब हमें कच्ची यानी रॉ फिल्म की आवश्यकता नहीं है। सदैव आपका स्वामी शरण। कहा जाता है कि समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। प्रेम अदीब पिक्चर्स के सलाहकारों के निर्णयों और व्यावसायिक असहमतियों के चलते कार्य में विलंब और रुकावटें आ रही थीं। बाधा और निराशा के बावजूद प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने लक्ष्य का पीछा किया और अंततः 28 मार्च 1952 को उन्होंने आईमो कैमरे के लिए 200 फीट कोडक सेफ्टी प्लस एक्स नेगेटिव नंबर 10 कार्ट्रिज फिल्म कोडक लिमिटेड बंबई से मंगवाई। फिल्म प्राप्त होने के बाद अप्रैल 1952 को अपनी बहन एवं परिचित की कलर फिल्म शूट की, जिसका नेगेटिव बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरी में 14 मई 1952 को तैयार हुआ। 20 सितंबर 1952 को उन्होंने पुनः अपनी बहन एवं 2 परिचितों की 3 फ्रेम कलर फिल्म शूट की, जो 11 नवंबर 1952 को बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरी में डेवलप की गई। Hello, I am Sivaraman, former technical manager, Prasad Film Laboratories, Chennai. I very recently came across about Mr. S.S. Srivastav, and through a book written by his son, Mr. P.S. Srivastav, and I was amazed that there was a young man in 1940s who did so much of work in the field of color film photography and cinematography, besides a lot of theoretical work on color film processing. It was amazing that he has such a depth of knowledge in the field of photography and film processing. The passion in which he pursued the subject is something fantastic. ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि प्रेम अदीब पिक्चर्स के पेशेवर सलाहकारों द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों से व्यावसायिक दृष्टिकोण न मिलने के बाद भी प्रेम अदीब जी और स्वामी शरण श्रीवास्तव के संबंध अत्यंत मधुर थे और मुलाकातें और पत्राचार जारी रहा। उनकी प्रतिभा को देखते हुए प्रेम अदीब जी ने 11 फरवरी 1952 को एक प्रमाण पत्र लिखा। ये प्रमाणित किया जाता है कि श्री स्वामी शरण श्रीवास्तव जबलपुर निवासी द्वारा 1947 से प्रेम अदीब पिक्चर्स की सहायता और सहयोग से रंगीन मोशन पिक्चर्स में अपने प्रयोगात्मक कार्य कर रहे हैं। उनके लिए कच्ची फिल्में, मोशन पिक्चर कैमरा सहित आदि संभावित स्टूडियो सुविधाएं दी गई हैं। हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वे एक अच्छे सिने छायाकार एवं समृद्ध आविष्कारक सिद्ध हुए हैं। प्रेम अदीब।
प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर जब भी कोई बात कही जाती है तो उसका एक अलग असर होता है, लोगों में जिज्ञासा पैदा होती है। 1950 के दशक में शुरुआत में जब प्रेम अदीब साहब बहुत बड़े सुपरस्टार थे, फिल्म इंडस्ट्री में उनका काफ़ी नाम था, बहुत सी फिल्में उनकी हिट हो चुकी थी। उस दौरान जब स्वामी शरण श्रीवास्तव जी उनसे मिले, उनसे भेंट हुई, तो उनकी उम्र जो थी वो 17-18 साल की थी। यानी प्रेम अदीब साहब और स्वामी शरण जी की उम्र में काफ़ी फासला था। प्रेम अदीब साहब 40 प्लस थे, 40 के ऊपर थे। तो इस आयु के गैप को देखते हुए भी दोनों में इस तरह का परस्पर संबंध बना, किस तरह तालमेल बैठा होगा, किस तरह उन्होंने एक दूसरे को समझा और एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े, ये सब चीज़ों के बारे में सोच करके थोड़ा सा जिज्ञासा पैदा होती कि किस तरह का उन दोनों के बीच रिश्ता रहा होगा। भौतिक विज्ञान में प्रकाश के आधारभूत सिद्धांतों जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसों या मिरर्स के गुण, इमेज फॉर्मेशन, किसी भी कलर की मोनोक्रोम वैल्यू, डेप्थ ऑफ इल्यूजन आदि पर आधारित स्वामी शरण श्रीवास्तव के महत्वपूर्ण आविष्कारों की रोचक जानकारी वृत्त चित्र में मिलेगी। So these inventions were truly remarkable as they were based on the fundamental principles of how light behaves and how lenses work, what we call optics. And even in today's digital age, these fundamental basic principles continue to play a crucial role as they form the foundation of modern technology and ensure its structure and reliability. स्वामी शरण श्रीवास्तव के आविष्कार इम्प्रूवमेंट इन और रिलेटिंग टू कलर्ड मोशन पिक्चर्स के लिए उन्होंने भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय के समक्ष ये दावा प्रस्तुत किया कि वे ही इसके पहले आविष्कारक हैं और रंगीन चलचित्रों की फोटोग्राफी की ये 2 कलर फिल्टर प्रोसेस थे। हमें ये सोचकर बड़ा गर्व होता है कि जब हमारा देश लगभग आज़ादी हुआ था 1947 में, उसके कुछ सालों बाद ही इस तरह की तकनीक, जो कि भारतीय तकनीक थी, खालिस तौर पे भारतीय तकनीक, उसको स्वामी शरण श्रीवास्तव जी ने तैयार किया, विकसित किया और उसको दुनिया के सामने लाने की एक कोशिश वो कर रहे थे। तो इसको सोच के बड़ा गर्व महसूस होता है कि उसमें स्वामी शरण श्रीवास्तव जी जैसे शख्स और प्रेम अदीब जी जैसी शख्सियत ने मिलकर के इस चीज़ को आगे बढ़ाने की अपनी भरपूर कोशिश की। मूवी कलर प्रोसेस यानी स्वामी शरण श्रीवास्तव और प्रेम अदीब पिक्चर्स के बीच दिनांक 24 सितंबर 1951 को समझौता हुआ था। उसका आधार यही आविष्कार था। I really appreciate the effort of Mr. S.S. Srivastav. I think later, much later, in 1950s or so, he thought of a camera system where they use again black and white film, panchromatic film, and he was very aware of the qualities of a panchromatic film and devised a camera, special camera, to record 3 colors one after another in the same panchromatic film, the one frame after another. In the sense, he has used, I learned, 3 different combinations of filters to photograph his system. The panchromatic film runs, and the first exposure was made through one set of film, and then when the frame moves to next position, another set of combination of filters were used. That way 3 sets of filters combination were used one after another for each separate frame. This way the process is repeated, and then he was sure this way when you make a print out of that and project it in the same way as it is photographed, in the same order and in the same combination of filters, then you will get a fantastic color film on the screen, color image. So for this, of course, you need a projector
which also he has described how it should be, which can change these filters in one after another in a proper order, and the pull down mechanism accordingly he has made it. It's a very ingenious thinking, and he has done that. What we have to appreciate is this is done in that year when I think even before Kodak introduced the integral tripack film, that modern color film, before it comes to India. So, see, he visualized, he thought of using this with a affordable color processing system, color photography, so that our producers can go for it. The greatest advantage is you are to just using one print, and then you use a mechanism in the projector to project it in the order it was photographed. This way you don't have to make a color print like a Technicolor print. That's very expensive and not affordable. But unfortunately he could not go ahead with the project due to many constraints. Of course, it was very heartening to know that his close friend, there is one Shantilal, and much greater help came from the then famous actor Prem Adip. So I really appreciate at that time an actor took so much interest in technical side and fully supportive of the young man who believed that he can deliver such system. 2 कलर फिल्टर प्रोसेस की सफलता के बाद सन 1951 के मध्य में स्वामी शरण श्रीवास्तव जी ने मोशन पिक्चर फोटोग्राफी के क्षेत्र में एक कलर प्रोसेस इन्वेंट की, जिसके माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के नेचुरल कलर प्राप्त कर सकते थे। बहुत आसान शब्दों में मैं इस प्रोसेस को समझा सकता हूं कि उस समय जिन कलर प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा था उनकी कमियों को दूर करके उसके स्थान पर 3 कलर फिल्टर्स, पैनक्रोमेटिक इमल्शन फिल्म और एक विशिष्ट विधि के माध्यम से इस इन्वेंशन को पूर्ण किया गया। इस विधि के माध्यम से फिल्म नेगेटिव एक्सपोज किए गए और इसके बाद उन्हें सामान्य तरीके से डेवलप और प्रिंट किया गया। उस वक्त मूवी कैमरे की शटर असेंबली डिस्क में 35 mm का गेट होता था, जिसके ऊपर शटर फ्लेट एक्सेल के माध्यम से घुमाई जाती थी। नेगेटिव फिल्म को कैमरे में लोड करने के बाद जैसे ही कैमरे को ऑपरेट किया जाता था, तब गेट पर फिल्म का एक फ्रेम जिस पर लेंस के माध्यम से छवि बनती थी एक्सपोज हो जाता था और ठीक इसके बाद कुछ ही क्षणों में यह गेट शटर द्वारा पूरी तरह ढक जाता था और इसके बाद फिल्म का अनएक्सपोज्ड फ्रेम गेट के सामने आ जाता है। उसी क्षण फिल्म का एक्सपोज्ड हो चुका फ्रेम नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, अर्थात फ्रेम शिफ्टिंग के दौरान बारी बारी से एक्सपोज और अनएक्सपोज्ड की घटनाएं चलती रहती हैं। इस कलर प्रोसेस इन्वेंशन में यह बताया गया कि शटर प्लेट को गेट युक्त डिस्क में से अलग करके आविष्कार के अनुसार 3 कलर वायलेट, ग्रीन, ऑरेंज फिल्टर युक्त डिस्क को एक्सेल में फिट किया गया और एक्सेल की गति मूल गति से 1/3 कम कर दी गई, लेकिन कैमरे की फ्रेम शिफ्टिंग मैकेनिज्म को डिस्टर्ब नहीं किया गया। इस अरेंजमेंट के साथ कैमरे में लोडेड पैनक्रोमेटिक फिल्म में दृश्य को शूट करते हैं। एक्सेल के हर एक 1/3 मूवमेंट के दौरान
प्रत्येक कलर फिल्टर इंडिविजुअल फ्रेम को एक्सपोज करेगा और ये प्रोसेस पूरी फिल्म शूट के दौरान चलती रहेगी। इस कलर प्रक्रिया में वायलेट फिल्टर केवल ब्लू, रेड और वायलेट प्रकाश किरणों को ही गुजरने देता है। ग्रीन फिल्टर केवल ब्लू और येलो और ग्रीन प्रकाश किरणों को गुजरने देता है, जबकि ऑरेंज फिल्टर केवल रेड, येलो और ऑरेंज प्रकाश किरणों को ही गुजरने देता है। साथ ही साथ तीनों कलर फिल्टर अपने माध्यम से सफ़ेद प्रकाश को भी संचरित करेंगे। इस आविष्कार के अनुसार यह देखा गया कि स्पेक्ट्रम के सभी मुख्य कलर इन 3 कलर फिल्टर्स से गुजर सकते हैं और 3 अलग अलग फ्रेमों में पेन क्रोमेटिक फिल्म पर ब्लैक एंड वाइट छाया के रूप में या मोनोक्रोम वैल्यू के रूप में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। नेगेटिव फिल्म एक्सपोज्ड होने के बाद इसको अन्य फिल्मों की तरह सामान्य तरीके से डेवलप और प्रिंट किया जाता है। अब यह प्रिंट स्क्रीन पर प्रदर्शन के लिए तैयार हो गया और पॉजिटिव फिल्म प्रिंट को प्रोजेक्टर पर लोड करके 3 फिल्टर के माध्यम से दिखाया जा सकता है, जिससे कि स्क्रीन पर नेचुरल कलर टोन के चित्र प्राप्त होते हैं। उस समय इस कलर प्रोसेस के आविष्कार से मुख्य लाभ ये था कि पूरे नेचुरल कलर में मूवी पिक्चर्स का प्रोडक्शन सामान्य ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के प्रोडक्शन की तरह आसान हो जाता था। इस प्रोसेस से फिल्म पिक्चराइजेशन और प्रोजेक्शन के लिए मानक कैमरे और प्रोजेक्टर का उपयोग किया जा सकता था। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह था कि अत्यंत महंगी विदेशी तकनीकी और उस समय में प्रचलित डाई ट्रांसफरिंग प्रोसेस की तुलना में इस स्वदेशी प्रोसेस से कलर मूवी प्रोडक्शन की लागत बहुत कम हो जाती थी। अपने आविष्कार इम्प्रूवमेंट इन और रिलेटिंग टू कलर्ड मोशन पिक्चर्स को भारत सरकार द्वारा पेटेंट प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने अगले कदम के रूप में कलर्ड सिनेमेटोग्राफी से संबंधित प्रक्रिया को परिष्कृत कर 3 कलर फिल्टर प्रोसेस बनाई और उसे क्रियान्वित करने के लिए एक उपकरण के आविष्कार को भी पेटेंट करवाने के लिए भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। 24 जुलाई 1951 से उनके इस आविष्कार एक कलर फोटोग्राफिक प्रोसेस फॉर मोशन पिक्चर्स एंड डिवाइस फॉर कैरिंग आउट द सेम को भी पेटेंट प्राप्त हो गया और इसकी सीलिंग की तारीख 10 जून 1953 थी। As a filmmaker, I feel proud to speak today, and I can say with full conviction that the importance of research done by Swami Sharan Srivastava ji in the field of color cinema was great. And this was seen by that time a very famous actor, Prem Adib ji. He wanted to take it forward. Unfortunately, due to health conditions, the production activity of this venture had to be stopped. People who were associated with it took advantage, blocked it. And the whole scenario, which could have unleashed a beautiful tomorrow for the film industry, Indian film industry, was somehow deprived. I feel so sad. That time, perhaps the Indian filmmakers were not aware of this indigenous technology created by Swami Sharan ji, and even today people do not know it. Or the attempt of this book is nothing
but to bring to the notice of the entire country when the West was also trying to get into the color phase of cinema. India had already reached almost there, but was stopped due to unfortunate circumstances. I personally feel at the highest level, this research work should be brought to the notice of the entire nation and also to the film fraternity, and that will at least give the credit to the person who worked hard decades back. I'm sure the people who are seeing this documentary will take this forward and also be proud of what that time Swami Sharan Srivastava ji did. Thank you very much. अचानक स्वामी शरण श्रीवास्तव का संपर्क प्रेम अदीप जी से समाप्त हो गया। पत्राचार बंद था। वे शायद ये महसूस कर रहे थे कि अब ये प्रोजेक्ट यहीं पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा था नहीं। प्रेम अदीप जी उस समय गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। बंबई जाना इतना आसान नहीं था। अब सिर्फ इंतजार, सारी गतिविधियां ठिठक गई थी। अब स्वामी शरण श्रीवास्तव जीवन के उस मोड़ पर खड़े थे जहां चंद फासले तय करने के बाद उनकी कामयाबी दुनिया के सामने आने वाली थी। क्या उन्हें कामयाबी हासिल हुई? दुश्वारियों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्हें पिता की गंभीर बीमारी के कारण 16 नवंबर 1952 से 24 दिसंबर 1952 तक बंबई में उपचार हेतु रुकना पड़ा। 23 मार्च 1953 को स्वामी शरण श्रीवास्तव के पिता की मृत्यु हो गई। पिता से पुत्र को जो एक अदृश्य अनकही शक्ति मिलती है, पुत्र उसको महसूस तो कर सकता है, लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जैसे ही इस रिश्ते में पिता की मृत्यु होती है तो पुत्र के जीवन में एक रिक्तता आ जाती है। इस आघात के बाद फिर धीरे धीरे पक्के इरादे के साथ खुद को समझाकर, सिखाकर और बहुत सी तकलीफ़ों को झेलकर उन्होंने खुद को समेटा। वे हारने वाले व्यक्ति नहीं थे। सन 1953 में स्वामी शरण श्रीवास्तव को मात्र 22 वर्ष की आयु में द रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लंदन की सदस्यता प्राप्त हो गई। इस प्रकार की सदस्यता केवल उन्हीं लोगों को दी जाती थी जिन्होंने इस क्षेत्र में कोई विशिष्ट कार्य किया हो। वे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने फोटोग्राफी और टेलीविज़न के द्वारा प्राप्त पिक्चर्स में डेप्थ का इल्यूजन पैदा करने की प्रणाली का आविष्कार पूर्ण कर लिया था। इस आविष्कार के दौरान स्वामी शरण श्रीवास्तव ने रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी लंदन के श्रीमान जॉन पाइटन से ये जानकारी मांगी कि क्या फोटोग्राफी की कोई ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा कैमरे के सामने के पूरे क्षेत्र अर्थात कैमरे के लेंस की सतह से लेकर अनंत तक की तस्वीरें हाई डेफिनिशन के साथ ली जा सकती हैं। पत्र के उत्तर में उन्होंने सलाह दी कि इस संबंध में आप कोडक लिमिटेड टेक्निकल सर्विस मोशन पिक्चर फिल्म डिवीज़न के श्रीमान जी.जे. क्रैक से संपर्क करें। जब स्वामी शरण श्रीवास्तव जी ने जी.जे. क्रैक से यही जानकारी मांगी तो दिनांक 21 अप्रैल 1954 को भेजे गए पत्र में उन्होंने संतोषजनक उत्तर न भेजकर केवल प्रश्न को टालने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रणाली इस कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए थी अथवा नहीं, इसका उत्तर नहीं दिया। इसके बाद रॉयल फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के सेक्रेटरी श्रीमान L.E. हॉलेट का दिनांक 27 मार्च 1954 का लिखा पत्र स्वामी शरण श्रीवास्तव को प्राप्त हुआ। उन्होंने लिखा, आपके पत्र के जवाब में मैं अपनी परिषद के एक खास सदस्य से उस तकनीक के बारे में मिली राय भेज रहा हूँ। फोटोग्राफी के बारे में हमारे ज्ञान की वर्तमान स्थिति में थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली रूप में कोई ऐसी विधि नहीं है जिसके द्वारा कैमरे के लेंस की सतह से अनंत तक के पूरे क्षेत्र की
हाई डेफिनिशन के साथ फोटो खींची जा सके। इसके बाद स्वामी शरण श्रीवास्तव ने भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया कि फोटोग्राफी और टेलीविज़न द्वारा प्राप्त पिक्चर्स में डेप्थ का इल्यूजन पैदा करने की उनके पास एक प्रणाली है, जिसमें वाइड एंगल के दृश्यों की फोटोग्राफी के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी कैमरे के लेंस के पहले एडिशनल कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस को जोड़ा जाता है और इस प्रकार प्राप्त पिक्चर्स को वाइड स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने के लिए एक ऑप्टिकल प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। आविष्कार से संबंधित फोटोग्राफी में डेप्थ ऑफ फील्ड सबसे पास और सबसे दूर की वस्तुओं के बीच की दूरी की मात्रा जो एक तस्वीर में स्वीकार्य रूप से स्पष्ट फोकस में दिखाई देती है। केवल 22 वर्ष की छोटी सी आयु में सन 1953 में स्वामी शरण श्रीवास्तव जी द्वारा आविष्कृत फोटोग्राफी और टेलीविज़न से प्राप्त पिक्चर्स में डेप्थ ऑफ इल्यूजन पैदा करने की प्रणाली के बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो उस वक्त सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले लेंस युक्त कैमरा, लाइट गेट आइरिस सिस्टम, रिफ्रैक्टर स्ट्रिप, वाइड स्क्रीन स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम के बाद भी अपने सामने के पूरे क्षेत्र को बिना किसी एडिशनल ऑप्टिकल सिस्टम के उपयोग के शार्पनेस से फोकस नहीं कर सकते थे। इन सभी प्रणालियों के उपयोग के अपने तरीके थे, जटिलताएं थी, दोष थे और इनसे प्राप्त चित्रों को देखने के लिए आँखों के सामने सहायक उपकरणों अथवा व्यूइंग एड्स की आवश्यकता पड़ती थी। स्वामी शरण श्रीवास्तव जी द्वारा इन्वेंटेड सिस्टम में पहले की प्रणालियों की खामियों, कठिनाइयों और जटिलताओं को दूर करके उन्हें अत्यंत सरल बना दिया गया। उनके द्वारा आविष्कार के संयोजन का कार्य सिद्धांत और फंक्शन लेंसों की इमेज फॉर्मिंग प्रॉपर्टी पर आधारित था। इस प्रणाली में अटैचमेंट को कैमरा लेंस के सामने फिट कर देने के बाद किसी भी प्रकार के एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती थी और प्रकाश की हानि ना होने के कारण छवियों की चमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इस अटैचमेंट का उपयोग स्टैंडर्ड मोशन पिक्चर कैमरे और टेलीविज़न कैमरे के सामने बिना किसी परिवर्तन किए कर सकते थे और इनसे प्राप्त चित्रों को देखने के लिए हमें आँखों के सामने सहायक उपकरणों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। इस आविष्कार में एडिशनल लेंस अथवा दूसरे शब्दों में कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के अटैचमेंट का स्वरूप कैमरा लेंस के साथ उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक टेलीफोटो लेंसेस के अरेंजमेंट से बिल्कुल भिन्न था। इस आविष्कार के अनुसार एडिशनल लेंस को एक खास दूरी पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए था और इनका उपयोग कैमरा लेंस की फोकल लेंथ को नहीं परिवर्तित करता था और कैमरा लेंस और एडिशनल लेंस एक कंबाइंड ऑप्टिकल सिस्टम बना लेते हैं जिससे अटैचमेंट के सबसे समीप से अनंत तक स्थित वस्तुओं का केवल एक तस्वीर में शार्प फोटो लिया जा सकता है और वो भी अधिकतम या मैक्सिमम एपर्चर पर। इस आविष्कार के अनुसार प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए अटैचमेंट के दो पसंदीदा कंस्ट्रक्शनल फॉर्म को ड्राइंग में चित्रित किया गया है। इस आविष्कार का सबसे बड़ा लाभ इसकी सरलता और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का दायरा था। साथ ही साथ डेप्थ यानी गहराई और
वास्तविकता का भ्रम पैदा करने वाले चलचित्र या मोशन पिक्चर्स और टेलीविज़न चित्र किफ़ायती लागत पर तैयार किए जा सकते थे। अटैचमेंट के उपयोग से कैमरामैन को मिलने वाला महत्वपूर्ण लाभ यह था कि एक बार जब अटैचमेंट कैमरे के ठीक सामने मजबूती से सेट हो जाता था तो चित्रों को और अधिक फोकस करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि कैमरे के सामने का क्षेत्र हमेशा शार्प फोकस में रहता है और अल्ट्रा शार्प चित्र प्राप्त होते हैं। पूरी प्रणाली का वर्णन आप किताब बिलीव इट और नॉट में पढ़ सकते हैं। अपने इस आविष्कार का उन्होंने कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के स्थान पर स्फेरिकल मिरर्स का उपयोग कर उसे और परिष्कृत बनाया, जिसका वर्णन या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आगे बताया गया है। इसके बाद उन्होंने फोटोग्राफी और टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों में गहराई का भ्रम पैदा करने के लिए एक प्रणाली में या उससे संबंधित सुधार भारत सरकार के समक्ष दावा किया। प्रणाली जिसमें कॉन्केव या कॉन्वेक्स प्रकार के स्फेरिकल मिरर का उपयोग किसी भी स्टिल पिक्चर, मोशन पिक्चर या टेलीविज़न कैमरे के सामने किया जाता है। जब हम स्वामी शरण श्रीवास्तव जी द्वारा इन्वेंटेड improvement in or relating to a system to produce illusion of depth in the pictures obtained by photography and television पर किए गए आविष्कार की बात करते हैं तो उसकी लीनियर अरेंजमेंट में L कैमरा लेंस है, जिसकी डेप्थ ऑफ फील्ड AB और CD सतह के बीच में प्राप्त होती है। यह वही बिंदु है जहां पर कैमरा लेंस सभी ऑब्जेक्ट्स का शार्प फोकस बनाता है। इसके बाद एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर लिया जाता है जिसकी फोकल लेंथ कैमरा लेंस की डेप्थ ऑफ फील्ड के बराबर है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर Mn को कैमरा लेंस के सामने इस स्थिति में रखा जाता है कि मिरर Mn की फोकल सरफेस का एंगल कैमरा लेंस L की AB सरफेस से मेल खाती हो। क्योंकि मिरर Mn की फोकल लेंथ PF सतह AB और CD के बीच की दूरी के बराबर है, इसलिए मिरर Mn का पोल P कैमरा लेंस L की सतह CD पर पड़ेगा। मिरर Mn की सही पोजीशन का निर्धारण हो जाने के बाद इसे कैमरा लेंस L के सामने परमानेंटली वर्टिकल प्लेन पर फिट कर देते हैं। इसके बाद एक सेमी ट्रांसपेरेंट प्लेन मिरर ON की रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पहले से फिट किए गए कॉन्वेक्स मिरर Mn की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ठीक सामने रखते हैं। यह आवश्यक है कि मिरर Mn और मिरर ON की सतह के बीच का कोण 45 डिग्री का हो। अनावश्यक प्रकाश से बचने के लिए इस पूरी व्यवस्था को एक सिलिंड्रिकल कवर R के अंदर रखकर मिरर्स Mn और ON के बीच एक ओपनिंग बनाई जाती है, जिसके माध्यम से ऑब्जेक्ट फील्ड से फोटोग्राफ्ड या टेलीवाइज्ड प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं। कैमरे से सबसे दूर स्थित ऑब्जेक्ट X और सबसे निकट दूरी पर स्थित ऑब्जेक्ट Y से आने वाली प्रकाश किरणें जब 45 डिग्री कोण पर रखे गए मिरर ON की रिफ्लेक्टिंग सतह से टकराती हैं तो परावर्तन के नियम के अनुसार वे रिफ्लेक्ट होकर कॉन्वेक्स मिरर Mn की सतह पर 90 डिग्री यानी राइट एंगल पर पड़ेंगी। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कॉन्वेक्स मिरर के
गुणों के अनुसार ऑब्जेक्ट X का प्रतिबिंब मिरर Mn के बिंदु F पर बनाएंगी, जो कैमरा लेंस L की AB सरफेस पर स्थित है, और निकट के ऑब्जेक्ट Y का प्रतिबिंब मिरर Mn के बिंदु G पर बनाएंगी, जो कैमरा लेंस की AB और CD सरफेस के भीतर स्थित है। कॉन्वेक्स मिरर के मामले में उनके सामने का पूरा क्षेत्र मिरर की फोकल सतह और मिरर्स की रिफ्लेक्टिंग सतह के बीच आभासी या वर्चुअल इमेज फील्ड के रूप में रिप्रोड्यूस होता है। यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर Mn की इमेज फील्ड पॉइंट P पर और जो क्रमशः AB और CD सतहों पर है F के बीच में होगा। L की डेप्थ ऑफ फील्ड भी जिनके बीच, इस कारण कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फील्ड कैमरा लेंस L की डेप्थ ऑफ फील्ड के संपाती या कंसाइडेड है, क्योंकि कैमरा लेंस L एक ही समय में AB और CD प्लेन के बीच के क्षेत्र को शार्पली फोकस कर सकता है। इन सतहों के बीच स्थित कॉन्वेक्स Mn का इमेज क्षेत्र, जो वास्तव में मूल क्षेत्र यानी ओरिजिनल फील्ड की गहराई को दर्शाता है, सतह S पर शार्पली फोकस्ड होगा। इसलिए F और G पॉइंट पर क्रमशः कॉन्वेक्स मिरर Mn द्वारा निर्मित ऑब्जेक्ट्स X और Y की इमेजेस, जो कैमरा लेंस के प्लेन AB और CD के बीच स्थित हैं, क्रमशः छवि X' और Y' के रूप में सतह S पर शार्पली से फोकस होगा। जबकि यहाँ फोटोग्राफिक कैमरे के मामले में सतह S फिल्म प्लेट को दर्शाती है और टेलीविजन कैमरे के मामले में सतह S आइकनोस्कोप की मोज़ेक स्क्रीन का प्रतिनिधित्व करती है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स छवि निर्माण के मामले में एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं, लेकिन इस आविष्कार का सिद्धांत दोनों प्रकार के स्फेरिकल मिरर्स पर लागू होता है। त्रुटियों से बचने के लिए स्फेरिकल मिरर्स और एडिशनल लेंसों के संपूर्ण विवरण और उपयोग के लिए निर्धारित दिशा निर्देश जानना अत्यंत आवश्यक है। इस आविष्कार द्वारा सुझाए गए सुधार का मुख्य लाभ यह है कि फोटोग्राफ या टेलीविजन पर दिखाए गए क्षेत्र की संपूर्ण गहराई या डेप्थ ऑफ फील्ड का इल्यूजन दर्शाने के लिए बड़े आकार के चित्र आसानी से उपलब्ध बड़े आकार के स्फेरिकल मिरर्स का उपयोग करके प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसे 10 अक्टूबर 1953 से भारत सरकार ने पेटेंट कर दिया। सन 1952 से लेकर 1955 के अंत तक स्वामी शरण श्रीवास्तव ने अपने आविष्कारों को भारत के पेटेंट कार्यालय में समय समय पर विधिवत आवेदन के साथ प्रस्तुत किए, जिन्हें न केवल नियंत्रक पेटेंट कार्यालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया, बल्कि इन आविष्कारों को पेटेंट भी दिया गया। पेटेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उस समय के बेहतरीन ट्रेडमार्क पेटेंट और डिज़ाइन अटॉर्नी टीपी दत्ता एंड सन्स कलकत्ता की सेवाएं ली गईं। 31 मार्च 1952 से 25 जून 1953 के मध्य टेक्निकल एसेसरीज बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरी लिमिटेड से रश प्रिंट बनाने के उद्देश्य से कोडक लंदन सेफ्टी पॉजिटिव के प्रतिस्थापन और प्रिंट तथा पॉजिटिव डेवलप करने तथा कैमरा कंस्ट्रक्शन के लिए 298 रुपये का भुगतान किया गया। दिनांक 15 मई 1954 को तृतीय ऑल इंडिया सिने टेक्नीशियंस कॉन्फ्रेंस बम्बई द्वारा उन्हें मूवी कलर्स के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जाने माने फिल्म निर्माता एवं निर्देशक
वी शांताराम थे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। स्वामी शरण श्रीवास्तव द्वारा इल्यूजन ऑफ डेप्थ पर किए गए दोनों आविष्कारों की अधिसूचना भारत सरकार के गजट दिनांक 19 फरवरी 1955 और 16 अप्रैल 1955 में प्रकाशित हुई। प्रेम अदीब जी के साथ जो आत्मीय रिश्ता स्वामी शरण श्रीवास्तव का था, वो फिल्म इंडस्ट्री के अन्य लोगों के साथ नहीं बन पाया। उस समय के एक बड़े फिल्मी परिवार के नायकों को इस परियोजना की खबर थी। उन्होंने भी स्वामी शरण श्रीवास्तव से संपर्क किया, लेकिन वे इन आविष्कारों को बेचना नहीं चाहते थे। ये आविष्कार बेचकर वे आराम से जिंदगी गुजार सकते थे। वे जानते थे कि उनके बेहतरीन उद्देश्य के बाद भी उन्हें हानि होने वाली है। एक दिन अचानक उन्हें एक पत्र मिला। दिनांक 3 फरवरी 1958 को लिखे गए इस अंतिम पत्र, जो साधारण पेपर में लिखा गया था, से ऐसा प्रतीत होता है कि 1952 के बाद अचानक प्रेम अदीब प्रोडक्शन की गतिविधियां स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से थम गई थीं। इस पत्र के लगभग 22 माह बाद दिनांक 25 दिसंबर 1959 को केवल 43 वर्षीय प्रेम अदीब जी का अचानक निधन हो गया। स्वामी शरण श्रीवास्तव साहब चाहते थे कि उनके द्वारा आविष्कृत रंगीन सिनेमा की तकनीक का लाभ सबसे पहले प्रेम अदीब साहब की फिल्मों को मिले, लेकिन दुर्भाग्य से प्रेम अदीब साहब का सिर्फ 42 साल की उम्र में अचानक ही निधन हो गया। हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए इस बात का कि भारतीय सिनेमा के शैशवा काल में ही हमारे पास पूरी तरह से स्वदेशी रंगीन सिनेमा की तकनीक आ चुकी थी। इस पत्र का ब्यौरा इस प्रकार है। प्रिय स्वामी शरण, आपकी शोध गतिविधियों के बारे में सब जानकर प्रसन्नता हुई। मेरे प्रोडक्शन की गतिविधियां 1952 से थमी हुई हैं। इस कारण मैं आपको संलग्न सर्टिफिकेट तब तक के लिए भेज रहा हूं। मुझे ऐसा विश्वास है कि ये आपके उद्देश्य की पूर्ति करेगा। तत्पश्चात मैं अन्य भेजूंगा, जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये अन्य प्रोड्यूसर मित्रों से मुझे प्राप्त हो, जो मेरे मौन रहने के दौरान भी जिनके प्रोडक्शन कार्य जारी रहे। इस बार जब आप बम्बई आएंगे तो मैं आपको अन्य लोगों और वर्तमान फिल्म निर्माताओं से मुलाकात करवाऊंगा, जो इस बार आपको निश्चित प्रोत्साहित करेगी। कृपया समय समय पर आप अपनी कुशलता और गतिविधियों से मुझे अवगत कराते रहिए। शुभकामनाओं सहित प्रेम अदीब। मानो या न मानो के अंत में दिए गए एक पत्र को अगर आप देखें जो प्रेम अदीब साहब ने स्वामी शरण जी श्रीवास्तव को लिखा था अपने बीमारी के दिनों में, अपने अंतिम दिनों में, तो उसको पढ़ के ऐसा महसूस होता है कि इन दो शख्सियतों के बीच जो संबंध था वो कोई व्यवहारिक या सिर्फ व्यापारिक नहीं था, बल्कि एक बड़ा ही भावनात्मक रिश्ता था। वो इन सब बातों से भी प्रतीत होता है कि जिस तरह से प्रेम अदीब साहब ने स्वामी शरण जी को बुलाया यहाँ और आके जब वो बम्बई पहुँचे तो उन्होंने उन्हें अपने घर में रखा, और घर में रखा ही नहीं, उनको मतलब समय समय पर उनको मार्गदर्शन करते रहते थे कि आप इस फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रकार लोगों से मिलना है, किस प्रकार लोगों को समझना है। हर एक कदम पे उनको एक मेंटोर की तरह, गाइड की तरह उनको हेल्प करते रहे टिल द टाइम कि आप उनका बीमारी की वजह से उनका देहांत हुआ। तो इन सारी बातों को लेकर के बड़ा ही लगता है आपको कि एक भावनात्मक रिश्ता था दोनों में, जो आई थिंक पीएच श्रीवास्तव साहब से अगर आप पूछें तो वो भी इस बात की बानगी देंगे। VCP त्रिपाठी MLA और तत्कालीन जबलपुर मेयर श्री भवानी प्रसाद तिवारी ने 2 फरवरी 1958 को प्रमाण पत्र जारी कर श्री स्वामी शरण श्रीवास्तव को उनके आविष्कार के लिए शुभकामना प्रेषित की। So it is a matter of great pride for all of us that the real fragments of the colored film process by my grandfather Shri S.S. Srivastav have been successfully preserved in National Film Archive of India. कुछ रचनात्मक लोग बिना किसी को हानि पहुंचाए
केवल अपनी रचना के लिए सही ज्ञान क्षेत्र चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें इस प्रकार के अवसर नहीं मिलते तो वे लोग समझौता किए बगैर वहां से हट जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के रवैये के कारण उन्होंने अपने व्यवहार की गरिमा को कायम रखते हुए अपना अलग रास्ता चुन लिया। इस दौरान उन्हें ऐसे शुभचिंतक मिले जिन्होंने उनको दूसरी राह की मंजिल बताई। उस राह पर चलते हुए उन्होंने पुनः सफलता प्राप्त की। उन्हें कभी भी कोई अफसोस नहीं था कि सिनेमेटोग्राफी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य की सफलता को अंतिम मंजिल नहीं प्राप्त हुई। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई सारी चीज़ें उनके बारे में ऐसी थी जो कि उनकी उम्र के लोगों से काफ़ी अलग थी। जैसे कि वो हम लोगों के साथ वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद करते थे, हम लोगों के साथ एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद करते थे, जो कि उनके एज ग्रुप के लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें या बहुत पसंद की जाने वाली चीज़ें नहीं रहती थी। बट फिर भी उसको लेकर के उनका जो एप्रिसिएशन था वो मुझे पर्सनली बहुत प्रभावित करता था। किसी कार्य में सफलता प्राप्त हो जाने के बाद भी उस कार्य को छोड़ देना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है, क्योंकि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि वो अपनी कौशलता प्रवीणता का उपयोग किसी अन्य क्षेत्र में कर लेगा। आत्मविश्वास मौन होता है जबकि असुरक्षाएं मुखर और चंचल। यही कौशलता प्रवीणता के साथ उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्यूब एम्पलीफायर, सॉलिड स्टेट की दिशा में अपनी कार्य जारी रखे। उनके ग्रैंडसन होने के नाते मुझे काफ़ी सारा समय मिला उनके साथ बिताने में, और इस समय में मैं उनको इतना समझा कि वो टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। चाहे वो नई तरह की टेक्नोलॉजी हो या पुरानी तरह की टेक्नोलॉजी हो, हर तरह की टेक्नोलॉजी को वो समझने के लिए वो गहरा अध्ययन करते थे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करना पसंद करते थे। ये बहुत विशिष्ट बात थी कि स्वामी शरण जी फोटोग्राफी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्षेत्र में पारंगत थे, लेकिन उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए भारत सरकार ने प्रशासनिक पद का दायित्व निभाने की भी जिम्मेदारी दी। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जानना है तो उसकी यादों को टटोलना चाहिए। वे हमेशा प्रेम अदीब जी की मेहरबानियों को याद करते थे। श्री स्वामी शरण श्रीवास्तव जी एवं श्री प्रेम अदीब जी के संबंध सन 1958 तक बने रहे। उन्होंने अपने अभिन्न मित्र श्री शांति भाई सोने जी के अमूल्य सहयोग को सदा याद रखा। जब तक श्री शांतिलाल एन सोने जी जीवित थे, उनके साथ उनकी मुलाकातें जारी रहीं। मात्र 17 से 24 वर्ष की आयु के भीतर श्री स्वामी शरण श्रीवास्तव जी के द्वारा किए गए आविष्कारों की सफलता और लिए गए फैसलों से ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में पूरी तरह पारंगत है तो उसके कार्य की पूर्णता और सटीककरण की गारंटी दी जा सकती है। एक प्रकार से उन्होंने व्यक्तिगत उत्कृष्टता का उदाहरण पेश किया। इस प्रकार भारत में रंगीन फिल्म छायांकन का प्रारंभिक दौर आते आते रह गया और फोटोग्राफी टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों में इल्यूजन ऑफ डेप्थ पैदा करने की प्रणाली से वंचित रह गए।